तो शीत युद्ध के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम पढ़ रहे हैं पोस्ट कोल्ड वॉर, उत्तर शीत युद्ध इसको बोलते हैं। 1991 के बाद का समय। सो हमने पाया कि दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बंटी हुई थी दुनिया। जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है तो दुनिया के देशों के अंदर वो विवाद सामने आना शुरू हो जाते हैं जो अभी तक छुपे हुए थे। जब सामने कोई एक बड़ा दुश्मन होता है तो हमारे छोटे मोटे मतभेद खत्म हो जाते हैं। तो जब दो महाशक्तियां दुनिया में थी और दोनों ही महाशक्तियों की तरफ कोई ना कोई देश हो जाना चाहता था, हमने पाया होगा कि तीसरी दुनिया के देश, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, किसी न किसी महाशक्ति के वो दोस्त बन जाते थे। जब एक बड़ा दुश्मन सामने होता है तो हम छोटे मोटे दुश्मनों को भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके गांव के ऊपर किसी दूसरे गांव के लोगों के द्वारा अटैक कर दिया जाता है तो तुम अपने छोटे मोटे मतभेद भूल जाते हो। चाचे के साथ लड़ाई, मामे के साथ लड़ाई, वो जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, पड़ोसी के साथ लड़ाई, वो सारी लड़ाइयाँ भूल जाते हैं और हम क्या सोचते हैं कि ये हमारे गांव की लड़ाई है कि हमें इससे लड़ना है। और एट द सेम टाइम यदि एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ कुछ मतभेद हो जाते हैं तो हम अपने गांव की लड़ाई भूल जाते हैं और सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे एक देश की लड़ाई किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई होती है तो हम अपने देश के अंदर जो समस्याएं हैं उनको तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो इस तरीके से छोटे मोटे जो मतभेद होते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो दुनिया जब दो हिस्सों में बंटी थी, सोवियत संघ और अमेरिका दो बड़े हिस्से थे दुनिया के, तो इनके जो अंदर की लड़ाइयाँ थी, जो अमेरिका गुट था और सोवियत संघ का जो गुट था, इनकी अंदर की जो लड़ाइयाँ थी वो दब गई थी, वो सामने नहीं आती थी। दोनों ही गुट एक दूसरे को दुश्मन मानते थे। अमेरिका के गुट में जो देश थे वो मानते थे कि सोवियत संघ हमारा दुश्मन है, तो उनके अंदर की जो लड़ाइयाँ थी वो दबी हुई थी। और 1991 में 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है उसके बाद से हमें उनके अंदर के मतभेद दिखना शुरू होते हैं। अब यूरोप के दो हिस्से मैंने बताए हैं, एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ का हिस्सा था और इसमें कुछ देश थे, उनको देखते हैं, जो कि सोवियत संघ को सपोर्ट करते थे। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है वहाँ पर थोड़ी उथल पुथल होना शुरू हो जाती है, वहाँ पर थोड़ी खराबी हमें देखने को मिलती है। तो ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारी नेशनैलिटीज़ थी, बहुत सारी राष्ट्रीयताएँ थी जो एक ही देश के रूप में रही थी। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है यूगोस्लाविया, जिसके बारे में हम कल भी पढ़ रहे थे। 1991 में यूगोस्लाविया टूटना शुरू हो जाता है। अब ये यूगोस्लाविया क्या था? ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो जो है वो सर्बिया का पार्ट है, एंड नॉर्थ मैसिडोनिया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 6-7 जो कंट्रीज़ थी वो एक यूगोस्लाविया का निर्माण कर रही थी और यूगोस्लाविया सोवियत संघ के प्रभाव में था। तो इनकी जो अपनी अंदर की जो लड़ाइयाँ थी वो दबी हुई थी। अब ये क्रोएशिया के जो लोग थे वो अलग थे, इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो अलग थी। जैसे आप समझते हैं कि इंडिया और चाइना की जो नेशनैलिटीज़ है वो अलग अलग है, लाइकवाइज क्रोएशिया जो था, इनकी राष्ट्रीयता, इनकी जातीयता अलग थी, ये बिल्कुल अलग थे बाकी हिस्सों से। उसी प्रकार से बोस्निया हर्जेगोविना, यहाँ के लोग भी अलग थे, मोंटेनिग्रो के लोग भी अलग थे, सर्बिया के लोग भी अलग थे, इनफैक्ट नॉर्थ मैसिडोनिया, कोसोवो। तो ये सारे विभिन्न जो नेशनैलिटीज़ थी, विभिन्न राष्ट्रीयताएँ जो थी वो एक ही देश के अंडर रह रही थी। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो ये इनकी जो लड़ाइयाँ थी वो उभर के सामने आ जाती है और ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये लड़ना शुरू करते हैं 1991 के बाद यूगोस्लाविया टूट जाता है और क्रोएशिया आज की डेट में अलग से एक देश है, बोस्निया हर्जेगोविना अलग से एक देश है, मोंटेनिग्रो एक अलग से देश है, सर्बिया एक अलग से देश है, नॉर्थ मैसिडोनिया अलग से एक देश है। तो इतने सारे हिस्से टूट जाते हैं और इसमें जो 1992 धीरे धीरे टूटते हैं और 1992 से लेकर 1995 तक बोस्निया और हर्जेगोविना यहाँ पर गृह युद्ध चल पड़ता है और ये
अपने लिए फ्रीडम की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी एक संघर्ष चलता है जो कि 1995 में जाके ख़त्म होता है। तो जो शुरू में हमें एक उम्मीद दिखी थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यदि सोवियत संघ खत्म हो जाएगा या दुनिया में से एक महाशक्ति खत्म हो जाएगी तो दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है, अब जो लड़ाइयों की जो नेचर थी, जो युद्ध करने की जो नेचर थी, वो बदल जाती है। जो लड़ाइयाँ दो देशों के बीच हुआ करती थी, दो महाशक्तियों के बीच हुआ करती थी, अब वो लड़ाइयाँ किसी देश के अंदर ही होना शुरू हो जाती है। तो एक नए प्रकार के युद्ध हमें दुनिया में देखने को मिलते हैं जिसको हम गृह युद्ध बोलते हैं। दुनिया के देशों के अंदर ही गृह युद्ध चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये 1991 के बाद से ही हमें देखने को मिला। जैसे कि एक एग्जांपल मैं एशिया का भी दे ही देता हूँ यहाँ पर। एशिया में हमारे नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है और उसके जस्ट आगे अफ़गानिस्तान है। 1996 में यहाँ पर तालिबानी सरकार आती है, तो यहाँ पर भी एक प्रकार का गृह युद्ध ही चल रहा था। गृह युद्ध का मतलब ये होता है कि जब किसी देश के अंदर के लोग ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो 1991 के बाद दुनिया में जो लड़ाइयों का जो स्वरूप था वो बदल जाता है, अब गृह युद्ध में बदल जाता है। और जो युगोस्लाविया एक बड़ा देश हुआ करता था, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही वो टूट भी जाता है, क्योंकि बहुत सारी राष्ट्रीयताएं अपने लिए अलग अलग से देश मांगना शुरू कर देती है। तो हमारे देश में भी आपने पाया होगा, इंडिया में भी कभी कभार जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो तमिलनाडु के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हमें अलग से एक देश चाहिए। समय समय पर मामले उठते हैं, जैसे कि पंजाब में मामला उठता है कि खालिस्तान हमें चाहिए। इसी को बोलते हैं कि इन लोगों ने ये असर्ट किया कि हमारी राष्ट्रीयता, हमारी जातीयता बिल्कुल अलग है। राष्ट्रीयता क्या होती है कि जब किसी एक ज़मीन के ऊपर रहने वाले लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो रूप है, हमारी जो नेचर है, वो दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है और हमें हमारी एक सरकार चाहिए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्धारण का अधिकार होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं कि वो नेशन की मांग कर रहे हैं, वो एक देश की मांग कर रहे हैं। तो इन सभी ने अपने लिए अलग अलग से देश की मांग करी। स्लोवेनिया के लोगों ने बोला कि हमारा कल्चर अलग है, इसलिए हमें अलग से देश चाहिए। क्रोएशिया के लोगों ने बोला हमें अलग से देश चाहिए। बोस्निया हर्जेगोविना ने बोला कि हमें अलग से देश चाहिए। सर्बिया ने बोला कि हमें अलग से देश चाहिए। सर्बिया के अंदर एक पार्ट है कोसोवो, इन्होंने बोला कि हमें सर्बिया से अलग कर दीजिए। तो 1999 में कोसोवो के लोगों ने सर्बिया की जो सरकार थी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और कहा कि हमें जो हमारी ऑटोनॉमी थी, हमें जो स्वायत्तता मिली थी, उसको छीन लिया गया है। और सर्बिया की सरकार कोसोवो में आती है और यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। फिर नेटो के देश आते हैं, मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है और इस वाले रीज़न के लिए कलेक्टिवली एक्शन लिया जाता है। तो इससे पहले तक जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वहाँ भी सर्बिया का ही सपोर्ट कर रहा था या युगोस्लाविया का ही सपोर्ट कर रहा था। 1999 में आकर इन्होंने देखा कि हमें कोसोवो के लोगों का समर्थन करना चाहिए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो लड़ाइयों की नेचर थी वो थोड़ी बदलती है और गृह युद्ध होना शुरू हो जाते हैं दुनिया के देशों के अंदर, जैसा कि ईस्ट यूरोप में देखा। शुरू में लगा कि शांति स्थापित होगी, बड़े अच्छे से सारे रहेंगे, और दुनिया के जो दो धड़े थे उनके अंदर ही अब मतभेद दिखना शुरू हो जाते हैं, वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक नए प्रकार का थ्रेट दुनिया में देखने को मिला, दैट इज़ कॉल्ड टेररिज्म, आतंकवाद। 1991 के बाद ही ये समस्या हमें देखने को मिली है, आतंकवाद जिसको बोलते हैं, टेररिज्म। 9/11, आज 11 सितंबर है, तो 9/11 क्योंकि अमेरिका में जो 9/11 जो मंथ है वो पहले आता है और जो तारीख है वो बाद में आती है, तो इसीलिए इसको 9/11 का हमला कहते हैं। तो 11 तारीख को सितंबर में हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जिसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ। नए प्रकार का थ्रेट दुनिया में देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं आतंकवाद। दूसरे देश में कोई एक देश जब दूसरे देश के साथ कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़ पाता, आमना सामना नहीं कर पाता, तो वहाँ उस दूसरे देश को कमज़ोर करने के लिए कुछ नया तरीका अपनाता है जिसको आतंकवाद बोलते हैं। ये एक प्रॉक्सी वॉर होती है, छद्म युद्ध होता है कि किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश में अपने आतंकवादी भेजे जाते हैं जो सिविलियन की तरह ही रहते हैं और वहाँ के लोगों
को मारना शुरू कर देते हैं। और आतंकवाद में ना केवल सेना के ऊपर अटैक किया जाता है बल्कि आम लोग भी उसका शिकार होते हैं। तो दुनिया के अंदर एक नए प्रकार की जो समस्या देखने को मिली वो आतंकवाद। ये समस्या भी 1991 के बाद ही दुनिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 1991 के बाद की दुनिया कैसी है, तो एक नई समस्या और देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण की समस्या भी 1990 के बाद ही देखने को मिलती है दुनिया के अंदर। 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें ये चर्चा करी जाती है कि हमारी पृथ्वी जो है वो निरंतर गर्म हो रही है, CO2 का जो एमिशंस है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज होगा और ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा, पूरी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए इस क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो ये समस्या भी दुनिया के अंदर कब देखने को मिलती है, 1991 के बाद से देखने को मिलती है। लास्ट में शीत युद्ध के अंदर कुछ घटनाएं हुई थी, उनको थोड़ा देख लेते हैं। गल्फ वॉर, जिसको खाड़ी का प्रथम युद्ध कहते हैं, 1991 में हुआ था। देन युगोस्लाविया, जिसके बारे में मैं बता रहा था, उसके अंदर सिविल वॉर्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती है, गृह युद्ध होना शुरू हो जाते हैं। ये 1992 में शुरू होते हैं, 1992 में शुरू होते हैं और 6-7 हिस्से जो युगोस्लाविया के थे वो बन जाते हैं। 1993 में यूरोपियन यूनियन क्रिएट किया जाता है, यूरोपियन यूनियन बनाया जाता है पूरे यूरोप के लिए, एक संगठन बनता है। रवांडा एक कंट्री है, वहाँ पर जेनोसाइड किया जाता है, वहाँ के एक प्रजाति को मारने का प्रयास किया जाता है। 1994 में साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड ख़त्म हो जाता है, रंग भेद की जो नीति थी वो ऑफिशियली ख़त्म कर दी जाती है। साउथ अफ्रीका में इससे पहले जो सरकारी नीतियाँ थी वह काले लोगों के अगेंस्ट थी, डिस्क्रिमिनेट करती थी, तो ऑफिशियली कानूनी रूप से इस रंग भेद को अफ्रीका से 1994 में ख़त्म कर दिया जाता है। 1996 में अफ़गानिस्तान में तालिबानी सरकार आ जाती है, तालिबानी सरकार आ जाती है, मुस्लिम जो नियम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये सरकार चलाई जाएगी। 1997 और 8 में एशिया में फिनेंशियल क्राइसिस आता है, आर्थिक संकट आता है। 1999 में कोसोवो में वॉर होती है, जिसके बारे में बता चुका हूँ। 2001 में US के अंदर अटैक होता है जिसको 9/11 कहते हैं। जैसे ही अमेरिका में ये टेररिस्ट अटैक होता है तो अमेरिका को लगता है कि ये जो अटैक है वह अफ़गानिस्तान से हुआ है, इसलिए वह अफ़गानिस्तान में एंटर करते हैं। अमेरिकी सेनाएं 2001 में अफ़गानिस्तान में चली जाती हैं और उसके ऊपर अटैक करती हैं और लगभग 20 साल तक वहाँ पर रुकती हैं और 2021 जब 22 में वो वहाँ से वापस जाते हैं। दूसरा खाड़ी का युद्ध 2003 में तब हुआ था जब अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक कर दिया था। अमेरिका को शक ये था कि इराक जो है वह परमाणु हथियार बना रहा है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने बोला कि हमने अटैक किया है। देन सितंबर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, फिर से एक आर्थिक संकट आता है, बहुत बड़ा आर्थिक संकट ये आता है, दुनिया के सारे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि 1991 के बाद का जो दुनिया है वो कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी है। तो हमने पहला इसका पॉइंट समझा कि अब जो लड़ाइयों की नेचर थी वो बदल गई। अराउंड 90% के लड़ाइयाँ गृह युद्ध होना शुरू हो गए। इससे पहले 2 देशों के बीच लड़ाई होती थी, अब गृह युद्धों की जो संख्या थी वो बढ़ जाती है। पर्यावरण की समस्या दुनिया के आगे आती है, दुनिया वैश्वीकृत हो जाती है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं और इसका पता हमें तब चलता है जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती है। तो अर्थव्यवस्थाएं तो तभी प्रभावित होंगी जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। 1991 में जो अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की जो शुरुआत हुई थी उसका दुष्प्रभाव कब देखने को मिला, 2008 में, क्योंकि सभी देशों ने अमेरिका का मॉडल अपनाने की कोशिश करी और 2008 में जब क्राइसिस आता है तो उसका सामना भी सभी को ही करना पड़ता है। इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम हमने देखी, ये प्रॉब्लम किसी एक देश तक सीमित नहीं थी। आतंकवाद की समस्या आई जो कि एक देश तक सीमित नहीं थी। तो शुरू में ऐसा लगा कि
समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, नई समस्याएं बनकर आई। तो इसलिए जब हम एक अजम्पशन कर लेते हैं कि किसी एक घटना के बाद हमारा जीवन बदल जाएगा या हमारी समस्याएं ही ख़त्म हो जाएंगी, तो समस्याएं तब तक हैं जब तक इंसान इस दुनिया में है, जब तक इंसान यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। कोई भी सतयुग, हम ये नहीं बोल सकते कि सतयुग आएगा और सतयुग रहेगा। वो आता है, आता भी होगा। सतयुग का मतलब है प्रोस्पेरिटी, कुछ टाइम के लिए प्रोस्पेरिटी आती होगी, बट उस प्रोस्पेरिटी में भी कुछ दुख तो रहते होंगे। तो हर समय के अपने सुख होते हैं, अपने दुख होते हैं, अपना एक दौर होता है। तो ये अजम्पशन करना गलत था कि 1991 के बाद जब सारी दुनिया में एक ही विचारधारा होगी तो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। नई समस्याएं उभर के आई हैं। तो ये 1991 के बाद का जो टाइम था, इसी को उत्तर शीत युद्ध कहते हैं। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस की है। तो आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी इसमें कुछ ऐड करना होगा तो हम अलग से कभी टॉपिक बनाएंगे, बट फ़िलहाल के लिए ये हम ख़त्म कर रहे हैं इसको।